नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू कराते चले। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कल इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें चुनावी कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी, डिटेलिंग दी जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक बाद चुनावी आचार संहिता अमल में आ जाएगी और उसकी वजह से सरकार कोई भी नई नीति या फिर फैसले की घोषणा नहीं कर सकेगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस दौरान चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। आपको बताते चले कि 3 स्टेट्स के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा और इसके अलावा जनरल इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद इलेक्शन कमीशन ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दी है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी और अब जब कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी तरह का ऐलान नहीं कर पाएगी, यानी कि जो अगर केंद्र सरकार है वो अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पाएगी और कोई नई योजना की शुरुआत नहीं कर पाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृतांशी जोशी और जुल्फिकार अली रायपुर से जुड़ चुके हैं। अमृतांशी भोपाल से जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी अमृतांशी, आपकी ओर सबसे पहले आऊंगी। चुनावी तारीखों का कल ऐलान होगा, हलचल लगातार प्रदेश में देखने को मिल रही है, दौरे देखने को मिल रहे हैं, आचार संहिता लागू हो जाएगी उसके बाद। देखिए, दिल्ली में नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा था और उसके बाद अब जिसका इंतजार सबको था, चाहे राजनेताओं को, जनता को, चुनाव तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन करेगी। दोपहर 3 बजे खास तौर से पूरी जो जानकारियां हैं चुनाव संबंधित, जितने वोटर्स रहने वाले हैं, आचार संहिता कब तक प्रभावशील रहेगी, इसके साथ ही साथ क्या कुछ चुनाव आयोग की तैयारियां हर जिले में है, हर विधानसभा में है, हर लोकसभा में है, प्रदेशों में है, सभी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग लंबे समय से जो है वो बैठकें कर रहा था। आज भी कई बैठकें होनी है और इसके बाद कल दोपहर 3 बजे पीसी के बाद चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। संभवतः माना जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी वीक में या मई के जो है पहले हफ्ते में कभी भी चुनाव तारीखों का जो है वो चुनाव तारीखें हो सकती हैं। हालांकि तैयारियां पूरी तरह से जो है वो संपूर्ण कर ली गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी कि जो भी पोस्टर्स फिलहाल हम देख रहे हैं, जो भी नई घोषणाएं हो रही हैं, जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है घोषणाओं का, वो पूरी तरह से थम जाएगा। उसके बाद पार्टियां जो अपना मैनिफेस्टो है उसके आधार पर प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ नॉमिनेशन का फाइलिंग, स्क्रूटनी की जो है वो डेट्स, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख, इसके साथ ही साथ नामांकन जो है वो कब तक रहेगा, इन सभी डेट्स का जो इंतजार किया जा रहा है। जो भी घोषित प्रत्याशी हैं उनकी ओर से और भी प्रत्याशी जो घोषित होने हैं उनकी भी तरफ से, वो कल पूरी तरह से उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। कल से जब भी चुनाव तारीखों का ऐलान होगा, नॉमिनेशन की स्टार्टिंग होगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी और पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का पालन करना, उसके बाद अधिकारियों की जवाबदारी हो जाएगी, नेताओं को भी उसका पालन करना होगा। साथ ही साथ चुनाव आयोग की जो निर्देशित रहेंगे, जो भी जितने भी तमाम तरीके के निर्देश रहेंगे उनको भी पालन करना जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल, तमाम रूल्स फॉलो करना पड़ जाएगा। जुल्फिकार की ओर रुख करना चाहूंगी। जुल्फिकार, क्या माना जाए कितने चरणों में इस बार लोकसभा चुनाव होंगे और ऐसे में छत्तीसगढ़ में तैयारियां, क्या कुछ प्रत्याशियों के नाम को ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिए गए हैं, कांग्रेस का क्या कुछ? छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां हो गई, इलेक्शन कमीशन ने भी कर ली हैं, जिस तरीके से पूरे देश भर में चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में जो डेट की अगर बात की जाए तो ये चर्चाएं हैं कि जिस तरीके से 2019 में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, वैसे ही इस बार भी उसी तरीके का शेड्यूल रहेगा। हालांकि तारीखों का फर्क हो, जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आचार संहिता लगी थी और उसके 30 दिन बाद मतलब 11 तारीख को प्रथम चरण के मतदान की तारीख तय हुई थी। तो इस बार भी छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होगा, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये तो तय होगा कि कल जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इलेक्शन कमीशन की, तो तब तारीखें तय होगी। लेकिन अनुमान यही है कि 3 चरणों में फिर से हो सकता है कि, और पहले चरण में जो बस्तर लोकसभा सीट है, क्योंकि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इस वजह से उसमें पहला हो सकता है और उसके बाद छत्तीसगढ़ की दूसरी जो
सीटें हैं, राजनांदगांव है, दुर्ग है। ऐसे में 3 सीटें दूसरे चरण के उसमें हो सकती हैं और अगले चरण में बाकी की जो सीटें बचती हैं वो शामिल रहेंगे। तो इस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, तो पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियां करनी है। भारतीय जनता पार्टी की तो लगातार बैठकें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 11 प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कहीं ना कहीं कांग्रेस कम तर नजर आ रही है, क्योंकि अभी 6 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। तो ऐसे में 5 सीटें बाकी हैं और अब इंतजार जिस बात का पूरे प्रदेश में, या ये कहें कि मतदाताओं से लेकर पॉलिटिकल पार्टियों को का विषय था कि कब लोकसभा की तारीखों का ऐलान होगा, आचार संहिता कब लगेगी, तो अब उसका लगभग ये कह लें कि 24 घंटे का वक्त बचा है और कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और उसके बाद से पूरे देश भर में आचार संहिता लग जाएगी। तो अब पॉलिटिकल पार्टियों की भी नज़र है कि क्या तस्वीरें हो सकती है, लेकिन कल 16 तारीख है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 30 दिन का कम से कम जो समय, जिस तारीख का ऐलान होता है, तो उसके 30 दिन बाद प्रथम चरण के मतदान हो सकते हैं। तो ऐसे में 16 तारीख है, तो 17 तारीख या 16 तारीख को ही प्रथम चरण की तारीख हो सकती है। जी अमृतांशी, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, डीए के लिए लगातार सरकारी कर्मचारी, सरकारी संगठन की तरफ से, कर्मचारी संगठन की तरफ से विरोध दर्ज कराया जा रहा है, नाखुश नजर आ रहे हैं और अब 24 घंटा का समय बचा है। क्या इनकी मांगों को लेकर किसी तरह की यहाँ पर बात की जा सकती है? देखिए, अब से आगे आने वाले 24 घंटों में सरकार को जो घोषणा करनी है वो कर सकती है। जिस तरह से कल पेट्रोल के दाम कम किए गए, उसके बाद सरकार के जो कर्मचारी हैं, 4.5 लाख से भी ज्यादा जो कर्मचारी हैं, उनके डीए को लेकर बात अटकी हुई है। तमाम जो है वो कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि केंद्र के बराबर बढ़ाकर उनका डीए कर दिया जाए। अगले 24 घंटे में मुख्यमंत्री जो भी फैसले लेंगे वो लागू हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी फैसले नहीं लिए जा सकते। उम्मीद की जा रही थी कि कल जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें कर्मचारियों के हित में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं सरकार के मुख्यमंत्री, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसको लेकर कल चर्चा जरूर हुई है। हो सकता है कि आने वाले 24 घंटे में सरकार एक बड़ा तोहफा कर्मचारियों को दे दे, क्योंकि सरकार किसी भी वर्ग को चुनाव के पहले खासतौर से नाराज नहीं रखना चाहती है। तो अगले 24 घंटे में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक बड़ी घोषणाएं कोई भी सरकार की ओर से की जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो हो सकता है कोई बड़े फैसले जनता के हित में देखते हुए लिए जाएं। जी बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को सस्पेंस क्रिएटर माना जाता है, लेकिन पिछले 2 बार से देखने को मिल रहा है कि पहले ही ऐलान कर दिया जा रहा है कि फलाना दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तारीखों का ऐलान होगा। ये पारदर्शिता आखिर किस तरह से इसको देखा जाए? लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे इंपॉर्टेंट विषय होता है और अगर आप देखें तो जो ट्रेंड लगातार बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन की जो तारीखों का ऐलान होता है तो उसमें देखें कि आगे पीछे 2-4 दिन ही होते हैं और बाकी क्योंकि सरकार का भी टेन्योर फिक्स होता है और मई के आखिरी तक इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने होते हैं, तो ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के तहत जो 7 चरणों में चुनाव होते आए हैं, तो इस बार भी यही उम्मीदें जताई जा रही हैं कि उन 7 चरणों में भी चुनाव होंगे। जैसा कि अभी बात मैंने पहले भी कही कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होते आए हैं। प्रथम चरण में बस्तर में होता है, मतलब 3 चरण में वो शामिल होती हैं सीटें। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो तारीखें हैं तो उनके आसपास ही है। तो अब मीडिया, सोशल मीडिया और लोगों के जो एक्टिवनेस है उसके तहत इन बातों की चर्चाएं होती हैं कि अब इलेक्शन कमीशन इन तारीखों का अब ऐलान कर सकता है। जैसे हम भी पहले चर्चा कर रहे थे कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आचार संहिता लगने की बात कही जा रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों के खासकर सत्ता पक्ष के एक्टिविटीज थे तो उससे अंदाजा लग गया था कि 12 तारीख के बाद आचार संहिता लगेगी, क्योंकि मोदी गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में जो वादे किए गए थे उन्हें लगातार विष्णुदेव सरकार पूरा कर रही थी और उसके लिए एक बड़े आयोजन हो रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअली जुड़े, चाहे वो महतारी बंधन योजना हो, चाहे किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना का जो पैसा है वो ट्रांसफर करना हो, तो ये तमाम जो बड़े कार्यक्रम हैं वो बड़े कार्यक्रम 12 तारीख तक कर लिए गए। तो उसके बाद यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
तारीखों का ऐलान कर देगी और उसके बाद आदर्श आचार संहिता पूरे देश भर में लागू हो जाएगी। बिल्कुल अमृतांशी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है 3 चरणों में यहाँ पर चुनाव होगा और ऐसा उम्मीद की जा रही है। हालांकि क्या होता है इस पर नजर बनी रहेगी कल दोपहर 3 बजे तक। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें, 29 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर आखिर कितने चरण माना जाए? देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित जो है इलाके हैं, जैसे बस्तर हो गया और तमाम जो जिले जहाँ पे पिछली बार भी विधानसभा चुनाव 2 चरण में हुए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी 1 चरण में हुए थे और उसके बाद लोकसभा भी जो है आसानी से 1 चरण में हो सकते हैं क्योंकि 29 लोकसभा सीटें हैं। और आज कलेक्ट्रेट में देखिए इसको लेकर बैठक भी जारी है। कलेक्ट्रेट में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारी हो, क्योंकि देखिए अधिकारियों को पहले से निर्देशित कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो ड्यूटी में कर्मचारी लगने हैं, उनको भी पहले से ही तैयार कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये अपने आप में ये है बात कि इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों को लेकर बिल्कुल टाइम टू टाइम चलता है और ये माना जा रहा था कि जैसे ही अधिकारियों की दिल्ली में नियुक्ति होती है उसके तुरंत बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी संभव हो सकता है। हालांकि जब भी इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो पहले जब वो जानकारी देता है तो सस्पेंस काफी ज्यादा बना हुआ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सस्पेंस कल खत्म हो जाएगा और चुनाव संबंधित अधिकारियों के संबंधित, सुरक्षा संबंधित, कितने वोटर्स हैं, कहां पर पहले चरण में कितने चरणों में चुनाव होंगे, ये सभी जानकारी इलेक्शन कमीशन की ओर से दी जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्योंकि ये तैयारियां महीनों से जारी हैं। रोजाना के स्तर पर हर प्रदेश में बैठक हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी लगातार अपडेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हो सकता है कि अप्रैल के आखिरी वीक में या फिर मई के शुरुआती हफ्ते में चुनाव हो सके। इसमें एक चीज जनता को यह ध्यान रखनी होगी कि कई फेक न्यूज इसमें काफी ज्यादा वायरल होती हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन लगातार फैक्ट चेक करने में लगा हुआ है, तो सही खबरों पर ही भरोसा करने की बात भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, अगर हम आचार संहिता को समझें, क्योंकि अब आचार संहिता के बाद बहुत से ऐसे नियम है जिसको फॉलो करना होगा राजनीतिक पार्टियों को, ऐसे में आखिर किन किन चीजों को लेकर बाध्य हो जाएंगी पार्टियां? आदर्श आचार संहिता जब लग जाएगी तो उसके बाद से जो सरकार ने पहले निर्णय ले लिए हैं और उनके फैसले हो चुके हैं उन पर ही काम होगा। बाकी कोई भी नई घोषणा पर अमल नहीं होगा और कोई नए काम नहीं होंगे और ऐसे काम भी नहीं होंगे सरकार की योजनाओं के जिससे सीधे तौर से मतदाता प्रभावित होता हो। अब जैसे सरकार अगर किसी को कोई सरकारी योजना का लाभ मिलना है और अगर वो किसी कारणवश अगर रुक गया है तो अगले 2 महीने तक वो पूरी तरीके से रुका रह सकता है। और सरकार को या इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि सरकार की इस योजना के क्रियान्वयन तो पहले हो चुका है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू चलती रहती है और इससे जो मतदाता हैं वो प्रभावित हो सकते हैं तो उस योजना को भी वो स्थगित 2 महीने के लिए कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने होते हैं। तो ऐसे में क्योंकि सत्ता जिस पार्टी की होगी, अगर वो निर्णय लगातार धड़ाधड़ लेते रहेंगे तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको उसका पॉलिटिकली नुकसान हो सकता है। इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो तैयार किया गया है कि ताकि जो मौजूदा सरकार हो जिस राज्य में, वो सरकार कोई नए ऐसे फैसले ना ले जिससे सीधे तौर से मतदाता प्रभावित हो। हालांकि जो फैसले उन्हें लेने हैं सत्ता पक्ष को, वो पहले ही ले लिए जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने पहले भी चर्चा की कि मोदी गारंटी के तहत जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जा रहा है। तो चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो तो उसको लेकर कैबिनेट ने फैसले ले लिए। महातारी बंधन योजना की जो राशि है वो हितग्राहियों के खाते में जाने, 70 लाख महिलाओं के खाते में जाने का दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो उनके खाते में चला गया। तो इस तरीके के जो फैसले होते हैं उनको सरकार ने पहले ही ले लिया है आदर्श आचार संहिता लगने के पहले। अब इनके इम्प्लीमेंटेशन में जो कुछ योजनाएं हैं उन पर जरूर फैसले लिए जा सकते हैं। अब जैसे घोषणा करने वाली बात है तो आज और कल के बीच का जो 24 घंटे का समय है तो सरकारें घोषणाएं जरूर कर सकती हैं कि सरकार कर्मचारी हों, युवा हों या अदर दूसरे वर्ग के लोग हैं, इनके फायदे के लिए ये काम कर सकती है। लेकिन उसके बाद जो है कोई नई घोषणा नहीं होगी। घोषणाएं वही होंगी जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में शामिल होंगी या उनके घोषणा पत्र में शामिल होंगी। तो इस तरीके से आचार संहिता का पालन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। अब इलेक्शन कमीशन की अपनी पूरी तैयारियां हो गई हैं, सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं और वो अब रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे और सरकार का जो दबाव है वो ये कहा जा सकता है कि उनके ऊपर ना के बराबर रहता है। लेकिन अब
3 बजे कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो स्थिति साफ हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ में कितने चरणों में मतदान होना है और कौन कौन सी तारीखें होंगी छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल। अमृतांशी, अब अगर चुनावों की तो यहाँ पर बात लगातार जारी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की बात करें और खासतौर पर केंद्र सरकार राज्य सरकार की बात करें, पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती, साथ ही साथ सीए लागू किया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और ये तमाम केंद्र सरकार द्वारा फैसले लिए गए। राज्य में मोदी की गारंटी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये तमाम चीजें आ जाती हैं जो मुद्दे बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से तमाम वादे किए जा रहे हैं। आखिर किसके मुद्दे कितने हावी होने वाले हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, इस बार चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक जो है अपने अब जितने भी पूर्व में की गई घोषणाएं हैं, जितने भी वादे हैं, जितने भी काम उन्होंने किए हैं, वो अब अपने मैनिफेस्टो के जरिए दिखाएंगी। कांग्रेस महिला वर्ग पर फोकस कर रही है, महिलाओं के लिए उन्होंने बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ इस बार जो है कई राजनीतिक दल मिले हुए हैं। इंडिया अलायंस इस बार है और मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही आ जाइए, मध्य प्रदेश में एक ऐसी सीट है खजुराहो जहां पर इस बार कांग्रेस मैदान में दिखेगी नहीं, वहां पर सपा चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस को मेहनत करने की और भी ज्यादा जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है क्योंकि जो कमलनाथ का एपिसोड रहा उसके बाद नकुलनाथ को दोबारा टिकट दे दिया गया है। कांग्रेस ने अभी बहुत कम प्रत्याशियों की घोषणा की है, जहां पर एक वो चुनाव का ऐलान होने वाला है। बीजेपी के 29 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, वो अपने प्रचार प्रसार में भी जुट गए हैं, वो नॉमिनेशन करेंगे, स्क्रूटनी होगी, उसके बाद जो है वो दोबारा प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो टाइम होता है चुनाव की तारीखों की घोषणा से लेकर चुनाव होने तक का, ये बहुत ही जल्दी निकलता है और राजनीतिक दलों के पास बहुत कम समय रहता है। अब देखिए, भले ही सरकार की जो योजना है, देखिए लाडली बहना का पैसा लगातार जाता रहेगा, लेकिन वो पैसा बढ़ा नहीं सकती क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, कोई नई घोषणा नहीं हो पाएगी। योजनाएं निरंतर जारी रहेंगी लेकिन कोई नई घोषणा नहीं होगी। कांग्रेस यहाँ पर अपने मैनिफेस्टो पर खेलती हुई नजर आएगी, बीजेपी यहाँ पर अपने काम गिनाती हुई नजर आएगी, तरह तरह के संगठन में कार्यक्रम आयोजित कर जनता को रिझाने की कोशिश की जाएगी। तो इस बार का चुनाव देखिए 2019 के मुकाबले 2024 का चुनाव है, ये जो है एक बड़ा चुनाव होने वाला है, जहां मोदी अपने परिवार को लेकर जो है एक लगातार कैंपेन चला रहे हैं। कांग्रेस ने जो है वो नारी पर फोकस कर लिया है, जबकि नारी फैक्टर बीजेपी ने पहले संसद में पकड़ा था। तो कहीं ना कहीं इस बार ढेरों मुद्दे इस बार के चुनाव में है और लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का जो है वो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि समय लगातार जारी है। यहाँ पर पूरी तरह से जो है कामकाज जारी है और कहीं ना कहीं पूरी तरह यहाँ पर जो है चुनावी रंग में अब चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन आदर्श आचार संहिता का पालन बतौर नागरिक हमें भी करना होगा, बतौर नेता उन्हें भी करना होगा और अधिकारियों को भी करना होगा। जी बिल्कुल। जुल्फिकार, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी भी लगातार जातिगत जनगणना की बात कह चुके हैं। एक तरफ जातिगत जनगणना तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी द्वारा उठाए गए मुद्दे कौन कितना हावी? छत्तीसगढ़ के अगर मुद्दों की हम बात करें तो मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी का जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने ये कोशिश की है कि भाजपा के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में सीधे तौर से मुकाबला हो। और इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से उतारा है, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद से उतारा है। मतलब कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं उनको मैदान में उतारा गया है ताकि सीधे तौर से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला हो। तो यह सीधा मुकाबला करने के लिए और कांग्रेस जो है ये बताने की कोशिश करेगी कि बीते 5 सालों में जो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार रही है और छत्तीसगढ़ अस्मिता को लेकर काम किया गया है, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर काम किया गया है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, तो उसको लेकर जनता के बीच में जाएगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो नाकामियां हैं उन्हें गिनाती हुई नजर आएगी, उनको भ्रष्टाचार को गिनाती हुई नजर आएगी। जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठाए थे और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा भी मिला कि पीएससी घोटाले की बात रही हो, महादेव सट्टा ऐप की बात हो, कोल घोटाले की बात हो या इसके अलावा शराब घोटाले की बात हो या डीएमएफ फंड, तो इन मुद्दों को फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में गरमाया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर से कांग्रेस के प्रत्याशियों पर भी टारगेट करना शुरू कर दिया है अभी से ही। हालांकि आचार संहिता कल से लगेगी, लेकिन उसके पहले अगर देखें तो राजनांदगांव से भूपेश बघेल के खिलाफ उन्होंने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है और ये कहा गया है कि राजनांदगांव को अगर जिहाद गांव बनाना है तो भूपेश बघेल को वोट दें,
और इसके लिए जनता को सोचना पड़ेगा। इसी तरीके से शिव डहरिया के मामले में भी उन्होंने व्यक्तिगत उन पर हमला शुरू कर दिया है। हालांकि अभी कांग्रेस इसमें पीछे है, सीधे तौर से कांग्रेस हमला करती हुई नजर आ रही है। शिव डहरिया को उन्होंने अवैध कब्जाधारी बता दिया है कि अवैध कब्जा अगर जांजगीर जिले में कराना है, जांजगीर लोकसभा सीट में कराना है तो शिव डहरिया को चुने। तो इस तरीके से सीधे तौर से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन पर भी हमला करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। अब रही बात मुद्दों की, तो सीधे तौर से जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दे उसमें बहुत ज़्यादा भारी होते नहीं हैं। इसमें राष्ट्रीय मुद्दों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है और भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुद्दों को जो भाजपा की केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं उन फैसलों को यहाँ पर गिनाती नजर आएगी। भाजपा का अभी अगर हाल में देखो तो सबसे बड़ा मुद्दा सीएए का जो कानून है उसे लागू कर दिया गया है, तो उस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में बात होती नजर आएगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो सिंधी समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी नागरिकता मिल सकती है क्योंकि वो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश के कुछ लोग हैं, जैसे अंतागढ़ विधानसभा सीट में बहुत सारे लोग उस तरीके से बंगाल से आए हुए माइग्रेट है, तो उनके बहुत सारे ऐसे रिलेटिव है। तो ये भी छत्तीसगढ़ में मुद्दा है। तो धारा 370 से लेके राम मंदिर के निर्माण से लेके सीएए, 3 तलाक, ये तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में होगी और राष्ट्रवाद की एक बड़ी लहर फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव के दौरान इंडी अलायंस की चर्चा बिल्कुल शून्य रही है और वहीं अगर हम लोकसभा चुनाव में बात करें तो कितना ज्यादा प्रभावी इंडी अलायंस देखने को मिल सकता है सिर्फ छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में इंडिया अलायंस की बात जो आपने कही, तो छत्तीसगढ़ में अभी उसका कोई भी प्रभाव नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जिन पॉलिटिकल पार्टियों से अगर गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि आम आदमी पार्टी से, तो आम आदमी पार्टी ने हालांकि अपने पंजाब में और दिल्ली पंजाब के अलग फैसले लिए और दिल्ली में अलग बात बनी। तो इस तरीके से क्षेत्र को देखकर समीकरण बनते हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में ना तो इसके पहले लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा है। दूसरी छत्तीसगढ़ की बड़ी पार्टियों में जिसको गिना जाता था वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे है। अजीत जोगी ने इस पार्टी का निर्माण किया था, अब उनके बेटे हैं, तो उनके बेटे पर भी अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लगता है, तो वो भी इसके पहले लोकसभा चुनाव लड़ी नहीं है। बसपा जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके विधायक छत्तीसगढ़ में जीतकर आते रहे हैं, लेकिन इस बार उनको भी एक भी सीट नहीं मिली है। तो ऐसे में बसपा का अपना कुछ जनाधार है। तो लेकिन इन पार्टियों जैसे बसपा है वो इंडिया अलायंस में अभी तक है नहीं। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में सीधे तौर से देखें तो बाइपोलर इलेक्शन है। सीधे तौर से कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने मुकाबला होगा और जब से छत्तीसगढ़ बना है या उसके पहले से देखें तो सीधे तौर से कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही मुकाबला होता रहा है। 2019 जो चली आई है प्रथा वही चलती रहेगी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला होता हुआ यहाँ दिखाई देगा। संजीव चौधरी हमारे साथ सहयोगी जबलपुर से जुड़ चुके हैं। संजीव, अगर हम इंडिया अलायंस को मध्य प्रदेश में समझें, कितना ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो शून्य माना जा रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में आखिर कितना? मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल इंडिया अलायंस का कोई कहीं से दूर दूर तक प्रभाव नहीं है। बस जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए कुछ क्षेत्र हैं जो जहां पर कभी बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी का थोड़ा बहुत प्रभाव होता था, लेकिन वो प्रभाव इतना नहीं होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन सके। तो मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल जैसा छत्तीसगढ़ में है, 2 ही पार्टियां प्रमुख है, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां बहुत दिनों से बहुत एग्रेसिवली शुरू की थी। कांग्रेस भी अब उसी तरह से काम करने का प्रयास करेगी घोषणा के बाद। लेकिन जहां तक इंडी गठबंधन की बात है उसका मध्य प्रदेश में तो इसमें का कोई प्रभाव नहीं। बिल्कुल माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाली है, और लेकिन बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में कितना। तो वहीं अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर कहीं पे भी कोई प्रभाव नहीं है। बहरहाल अब इंतजार चुनावी तारीखों का किया जा रहा है और कल दोपहर 3 बजे का ऐलान का जो समय दिया गया है उस पर नजर सभी की बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, संजीव तमाम जानकारी देने के लिए। अमृतांशी बनी रहिएगा, आगे भी खबरों की अपडेट्स लेते रहेंगे। रुकेंगे यहाँ बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी।